स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। काफ़ी अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी समझने लायक चैप्टर है। बिकॉज आगे जब आप रोलिंग मोशन पढ़ने जाओगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स है अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जा करके उन्हें ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपको समझ आएगा दैट रोटेशनल मोशन का बेसिक्स क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। इन सब की बात हमने पहले कर ली है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो तुम नोट करते चले जाना मेरे साथ साथ, ताकि एग्जाम के टाइम में तुम्हें पढ़ने में कोई असुविधा कोई परेशानी ना आए। जितने भी पॉइंट्स अगर तुम्हारे कॉपी में नोट किए हुए रहेंगे तो तुम फटाफट रिवीजन कर पाओगे और एग्जाम के टाइम में बहुत ही काम आएंगे ये सारे नोट्स जो तुम कॉपी में लिखोगे। पहला हेडिंग लगा लो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अभी रिजिड बॉडी किसे कहते हैं ये रोटेशन के पहले लेक्चर में मैंने बताया बहुत अच्छे से, तो उसे जरूर देखना तुम। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग हो गया कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ठीक है, अभी देखो इसमें होता क्या है एक्चुअली में। जैसे मान लो तुम कार के पहिए की बात करते हो, तो तुम्हारा जो कार का पहिया होता है वो घूमते रहता है या घूमते हुए आगे भी जाता है? तो वो एक जगह पर नहीं घूमता है, वो घूमते हुए आगे जाता है। तो अगर कभी ऐसा मोशन दिखे जिसमें पार्टिकल या बॉडी, रिजिड बॉडी इस तरह से घूम रहा है और साथ ही साथ आगे भी बढ़ता चला जा रहा है, तो उस टाइप के मोशन को कहा गया है कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। तो देखो ये जो डायग्राम तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, इसमें जो बॉडी है ना इस तरह से, देखो ये जो एरो है इसके अलॉन्ग ऐसे घूम रहा है। ठीक है, मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। अभी ये सिर्फ घूम नहीं रहा है, v इसकी स्पीड है जिससे ये आगे भी जा रहा है। ठीक है, ये आगे भी बढ़ता चला जा रहा है v से। ओके, नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि आप a की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो थोड़े से प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आ सकती है। अगर आप क्या करो ना कि इस वाले स्फीयर को या इस डिस्क को दो अलग अलग पार्ट में बांट दो, दो अलग अलग पार्ट में बांट दो, कहने का मतलब कि दो अलग अलग मोशन में बांट दो, तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो चलो उसकी बात भी हम लोग पॉइंट 1 में करेंगे, बट पहले यहाँ पर देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये जो पॉइंट ए है, ये ए जो है ना पहले कहाँ पहुँचेगा, पहले यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पहुँचेगा, उसके बाद यहाँ पहुँचेगा और वापस से घूम करके यहाँ आ जाएगा। मतलब कि ये डिस्क रोल किया, रोटेट किया, इस तरह से रोटेट करते हुए आगे जा रहा था, है ना, रोटेट करते हुए आगे जा रहा है। और यहाँ पर ए जो है वो कुछ इस सरकमफेरेंस में ऐसे घूम करके वापस आ गया। तो यहाँ पर देखो एक डॉटेड लाइन से इसका पाथ दिखाया गया है। ठीक है, इसका पाथ जो है ना पॉइंट ए जो बॉटम में था उसका पाथ कुछ इस तरह से दिखाया गया है। तो ये जो पाथ तुम यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, ये जो पाथ यहाँ पर देख रहे हो, ये जो तुम्हारा पाथ बन रहा है, इस पाथ का नाम होता है साइक्लॉयड। अब मान लो कि ए की वेलोसिटी लिखनी है, तो ए की जो वेलोसिटी लिखनी है दैट ए विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ट्रांसलेशनल प्लस वेलोसिटी रोटेशनल। इस तरह से दो पार्ट में बांटा जाता है। मतलब कि ए की जो वेलोसिटी आएगी वो वेक्टर एडिशन होगी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी की, जो वेक्टर एडिशन करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपको ए की वैल्यू दे देगी। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल मोशन देखो क्या क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें पहला पॉइंट जो तुम्हारा यहाँ पर है, पहला पॉइंट है दैट वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी। मतलब कि रिजिड बॉडी में अगर कंबाइंड मोशन हो रहा है तो किसी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज द वेक्टर सम ऑफ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड रोटेशनल वेलोसिटी। अभी इसको ऐसे टेक्निकली अगर ऐसे बात करें तो हो सकता है तुम्हें समझ ना आए, तो मैंने क्या किया है ना, मैंने इस मोशन को दो पार्ट में बांट दिया। जैसे कि ये जो है तुम्हारा ये कंबाइंड मोशन है। कौन सा मोशन है? कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है ये। ठीक है,
तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है, जिसमें पार्टिकल जो है वो घूम भी रहा है, मीन्स रोटेशन भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। ये दोनों मोशन है कंबाइंड है, ठीक है। अब देखो इसको दो पार्ट में कैसे बांटा, तो दो पार्ट में यहाँ पर जैसे देखो कि ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन है, ये प्योर रोटेशन कर रहा है, इसमें कोई भी आगे नहीं जा रहा है। और सेकेंड वाले पार्ट में देखो तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। ये सारे डायग्राम तुम बनाते चलना और जहाँ समझ ना आए वहाँ वीडियो पॉज करके थोड़ी देर अपना दिमाग यूज़ करना, सोचना, फिर आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज आगे के कॉन्सेप्ट्स पे समझ नहीं आएंगे, है ना। तो यहाँ पर प्योर रोटेशन मतलब क्या हो गया कि ये केवल और केवल घूम रहा है, और प्योर ट्रांसलेशनल मतलब क्या हो गया कि ये केवल और केवल आगे लुढ़क रहा है, आगे जा रहा है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं हम लोग तो हमें मिलता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब देखो जैसे ए की बात करो, मान लो ये ओमेगा से घूम रहा था, रेडियस आर है, तो ए की वेलोसिटी होनी चाहिए ओमेगा आर, क्योंकि वी क्या होता है, वी इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर। ये सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया था ना आपको, दैट वी इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर। तो v इक्वल्स टू अगर ओमेगा आर है, ठीक है, तो a जो है वो r डिस्टेंस पे सेंटर से, तो उसकी भी वेलोसिटी ओमेगा आर होनी चाहिए। लेकिन डायरेक्शन कैसे आएगा, तो टेंजेंशियल आएगा, बैकवर्ड आएगा, क्योंकि ये इस तरह से घूम रहा है, तो इस वजह से ये बैकवर्ड आएगा। b जो है उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल ऊपर, c जो है उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल आगे, d जो है उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल नीचे। तो ये इस तरह से रोटेशन जो है कर रहा है, ठीक ना। सेकेंड केस में देखना दैट केवल v दिखाया गया है आगे की तरफ, मतलब कि पार्टिकल केवल और केवल आगे बढ़ रहा है, घूम नहीं रहा है। अभी इन दोनों को मिलाया तो पार्टिकल आगे भी जाएगा और घूमेगा भी, तो इसी को कहा गया कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। अब जैसे कि ए की बात अगर कर रहे हो तो ए की जो वेलोसिटी है यहाँ पर देखो, ये पॉइंट ए है तुम्हारा, ये पॉइंट कौन सा ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो ए पॉइंट है इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर में लिखेंगे इक्वल्स टू वेलोसिटी ट्रांसलेशनल प्लस वेलोसिटी रोटेशनल। ओके, तो देखो अगर तुम आगे के डायरेक्शन को मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो तुम्हें बैकवर्ड डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो इस वजह से हमने इसे लिखा एक मिनट, हमने इसे लिखा प्लस v और इसके पीछे के डायरेक्शन को लिखा माइनस ओमेगा आर, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए तुम्हें यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है v माइनस ओमेगा आर। इस वजह से ए पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी हो गई वो वेक्टर एडिशन हो गई, किसकी ट्रांसलेशनल की और रोटेशनल की, ट्रांसलेशनल का प्लस v और रोटेशनल का माइनस ओमेगा आर, क्योंकि पीछे है। तो नेट वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया, v माइनस ओमेगा आर, है कि नहीं। उसी तरह से अगर मान लो बी पॉइंट की बात करो तो बी पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर ओमेगा आर है और आगे v है। अब इन दोनों के बीच का एंगल है 90, तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर मान लो कि तुम्हें सी की वेलोसिटी चाहिए तो सी की वेलोसिटी में देखो ध्यान से, तो ये ट्रांसलेशनल वाला आगे है और रोटेशनल वाला भी जो है आगे है, दोनों ही आगे है, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो नेट वेलोसिटी ऑफ सी लिखना है तो सिंपली v प्लस ओमेगा आर लिख दो। उसी तरह से अगर d की वेलोसिटी चाहिए तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन आगे v वेलोसिटी से और ओमेगा आर मतलब रोटेशन का जो वेलोसिटी है वो ओमेगा आर इस तरफ है और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो फिर से रिजल्टेंट निकाल दो, रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर। ये जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो देखा तुमने ए बी सी डी ये जो 4 पॉइंट थे, ये कंबाइंड मोशन में किस तरह से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें दोनों मोशन को अलग अलग तरीके से देखना होता है और उनके वेलोसिटीज को अलग अलग लिख करके उनका वेक्टर एडिशन कर देना होता है, हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप ए बी सी डी की जो वेलोसिटीज है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट with respect to other point is always same। क्या मतलब हुआ कि अगर कंबाइंड मोशन हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी with respect to any other point is same।
तो चलो समझते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर तुमने अभी थोड़ी देर पहले c की वेलोसिटी कैलकुलेट की, कितनी थी, v प्लस ओमेगा आर। अगर सपोज थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं दैट कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर है, तो ये कितना बन जाएगा 2v। ये कितना हो जाएगा, a की वेलोसिटी तुमने क्या लिखी, v माइनस ओमेगा आर। अभी हमने v को ओमेगा आर के बराबर किया तो a की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। उसी तरह से इसकी वेलोसिटी v इधर और v इधर, इसकी एंगल 90 है तो √2v। उसी तरह से इसकी वेलोसिटी है v आगे और रोटेशन वाली ओमेगा आर नीचे थी जिसे हमने v माना है, तो ये भी √2 ऐसे। चलो इतना समझ गए। अभी ये कैसे हुआ, इसके लिए ये डायग्राम ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटीज हमने लिख दी। अब देखो यहाँ पे जैसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू a चाहिए, मतलब a के अनुसार देखने पर d की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। इसका क्या मतलब है दैट कि आप a को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो, आप a पर बैठ करके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसके मोशन को, d के मोशन को। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ओमेगा ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू v अपॉन आर। फॉर्मूला था ना v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो उसी तरह से अगर ओमेगा चाहिए तो v अपॉन आर लिखना पड़ेगा, मैंने बता दिया। तो देखो यहाँ पर v क्या लिखोगे, dA, और r की जगह क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन d एंड a। ये जो VDA है ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए हो जाएगा VDA इक्वल्स टू VD माइनस VA। ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव मोशन का, पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर अगर A की वेलोसिटी की बात की जाए तो ये तो 0 था, मीन्स वेलोसिटी ऑफ DA इज इक्वल टू VD। तो VD की वेलोसिटी निकाली हमने, कितनी है, √2v, इसीलिए यहाँ पर रख दिया √2v डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन। देखो ये r है, ये r है, तो ये कितना होगा सेपरेशन, √2r। तो इस वजह से यहाँ पर हमने रख दिया √2r। अभी √2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, v अपॉन आर। तो v अपॉन आर इज दी ओमेगा ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू a। तो हमने d की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट की है किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में। अब अगला पॉइंट में हम लोग यहाँ पर c की एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू a। c की एंगुलर वेलोसिटी अगर a के अनुसार देखी जाए तो कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा ca का फॉर्मूला हो जाएगा vca अपॉन r। r क्या है, c से a के बीच की दूरी। तो वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू a कितना हो जाएगा, 2v। कैसे होगा, तो a की वेलोसिटी 0 तो उसके रेस्पेक्ट में c की वेलोसिटी तो 2v ही रहेगी ना। फॉर्मूला से ऐसे देखो, VCA इक्वल्स टू VC माइनस VA। तो A तो 0 है इसीलिए VCA इक्वल टू VC, तो हो गया 2v और डिस्टेंस दोनों के बीच का 2r, क्योंकि वो रेडियस डायमीटर है इसीलिए 2r। तो ये आ गया v अपॉन आर, 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर तुम देखो दैट कि अगर आपने ओमेगा ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू a निकाला और आपने ओमेगा ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू a निकाला, दोनों के वैल्यूज सेम आए। तो अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो और तुम समझने का प्रयास करो कि इन कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, एनी पॉइंट माने कि D हो या C हो, कोई भी एक पॉइंट है, अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी हम लोग A के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो हमेशा सेम होगा। अब चलो एक और पॉइंट लेते हैं। सपोज करो हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ D चाहिए लेकिन उसका B के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा ऑफ D विथ रेस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू VdB अपॉन डिस्टेंस बिटवीन D एंड B। अभी VdB कैसे निकलेगा, तो VdB इज इक्वल टू VD माइनस VB। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पर तुम्हें वेक्टर एडिशन चाहिए VdB का, मीन्स VD का प्लस माइनस VB। अभी देखो दोनों फॉर्मूला सेम है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है, लेकिन हमें ऐड करना है किसको, VD को और माइनस VB को, तभी जाकर के तुम्हें क्या मिलेगा, VdB मिलेगा। तो उसके लिए देखो कि VD तो यही है, यही डायरेक्शन में VD है हमारा,
लेकिन VB क्या है, इधर है, तो माइनस VB इसके ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये माइनस VB हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, इन दोनों का ये है आपका माइनस VB और ये है आपका VD और इनके बीच एंगल है 90। तो निकालो √a² प्लस √VB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2v² 4v² मतलब कि 2v। तो ये आपका आ गया VDB का वैल्यू। अभी ये सब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, बट ये सब जो है रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट हैं, पहले काइनेमेटिक्स में डिस्कस होते हैं। तो यहाँ पर 2v हो गया आपका VDB अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन है डायमीटर जो है 2r, ये भी कैंसिल हो गया 2 और 2 और आ गया v/r। तो आपने देखा किसी भी एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट की जा रही है तो हमेशा v/r मिल रही है। जैसे कि फर्स्ट केस में हमने क्या निकाला, ω/dA कितना आया v/r। सेकेंड केस में हमने क्या निकाला, ω/CA कितना आया v/r। थर्ड केस में हमने निकाला vdB कितना आया v/r, ω/dB कितना आया v/r। तो हर जगह पर v/r। तो ये स्टेटमेंट तो वैलिड हो गया ना, प्रूफ हो गया ना दैट कि कंबाइंड रोटेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन अगर चल रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी जो भी रहेगी किसी भी पॉइंट की किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो वो हमेशा सेम होगी। ये सेकेंड पॉइंट था। पहला पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट भी हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सेंटर ऑफ मास इन वन फुल रोटेशन इज 2πr। अब ये सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है ना, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन भी चल रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ रोटेशन भी चल रहा है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से ये जो सेंटर ऑफ मास है ये अपने जगह पर रुका हुआ तो नहीं रहेगा, ये कुछ आगे बढ़ेगा। तो अगर ये रोटेशन हुआ है, एक बार कंप्लीट हुआ है, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे था, वापस घूम के यहाँ आ गया, तो ये वन रोटेशन हुआ। तो इस वन रोटेशन के दौरान जो सेंटर ऑफ मास है वो आगे जाएगा, और कितना आगे जाएगा, 2πr। ठीक है, 2πr। कहने का मतलब, अभी जल्दीबाजी नहीं कि सर आप क्या बता रहे हो सर, ऐसा तो तब होगा जब v = ωr होगा, रोलिंग मोशन होगा। ठीक है भाई, आराम से। अभी देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस चला है 2πr, ये डिस्टेंस चला है। अच्छा, अगर थीटा की बात की जाए तो थीटा कितना होगा, 2π। एक रोटेशन में थीटा कितना होगा, 2π। और ये जो थीटा होता है, एक और फॉर्मूला होता है इसका, ω/t। मतलब कि दोनों इक्वेट करो तो t = क्या आ जाएगा, 2π/ω। मतलब कि वन रोटेशन में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2π/ω, और स्पीड है v। और सपोज v = क्या ले रहे हैं हम लोग, ω/r। अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं ω/r और टाइम हमारा लग रहा है 2π/ω, तो डिस्टेंस = क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा है ω/r माना हमने, और टाइम हम कितना ले रहे हैं, 2π/ω। अभी ω कैंसिल हो गया, कितना आया, 2πr। तो अगर आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ω/r है और एक रोटेशन हुआ है, तो जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr डिस्टेंस कवर करेगा। अगर आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ω/r और एक रोटेशन हुआ है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट अभी और इसमें बात करेंगे दैट कि सपोज अगर मान लो ऐसा होता है दैट कि हमारा जो डिस्टेंस है वो 2πr नहीं है, आफ्टर वन रोटेशन बात हो रहा सारा, हमारा जो डिस्टेंस मूव्ड है वो ग्रेटर देन 2πr है। हो सकता है, कैसे? अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर एक ही बार घूमा है ना, तो 2πr कैसे ज़्यादा कैसे हो गया सर? अरे यार, स्लिप कर सकता है ना। जैसे कि आप कार चला रहे हो, ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक जब लगाते हो तो आपका जो पहिया होता है वो घूमता कम है और आगे घिसता ज़्यादा है, खिसकता ज़्यादा है और घूमता कम है। तो उस केस में आपका जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वन रोटेशन में वो 2πr से ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा ना, क्योंकि जब तक वो एक रोटेशन करेगा तब तक वो कार घिस भी रहा होगा आगे,
तो इस वजह से उसका 1 रोटेशन में जो डिस्टेंस है 2πr वो तो होगा ही होगा, प्लस आगे खिसा भी तो है, आगे खिसका भी तो है। क्यों? ब्रेक लगाने की वजह से कार का जो पहिया है वो घिसियाता है, खिसकता है, तो इस वजह से जो डिस्टेंस होगा वो 2πr से ज़्यादा होगा। और इस केस में हम लोग का जो टायर है वो फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है। ठीक है, ये केस बन जाएगा। अगर सपोज करो कि आपकी जो डिस्टेंस है वो लेस देन 2πr है, तो अगर आपकी डिस्टेंस लेस देन 2πr है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसे होगा? तो सपोज करो कि आपकी जो कार है वो कीचड़ में, मड में फंस गई है और आप बहुत ज़ोर से एक्सेलरेशन कर रहे हो, एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है, लेकिन वो कार बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, एक ही जगह पे चक्का बहुत बार घूम रहा है। तो जब वो एक ही जगह पर घूम रहा है तो एक बार रोटेशन करने पे सेंटर ऑफ मास क्या 2πr चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा, कम जाएगा ना, कम जाएगा ना, क्योंकि वो एक ही जगह पर घूमता रहता है। तो रोटेशन तो हो रहा है, एक रोटेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो कार का जो व्हील का जो सेंटर ऑफ मास है वो 2πr आगे नहीं जाएगा। तो उस केस में हमारी जो कार की जो पहिया, जो व्हील है, वो बैकवर्ड स्लिप हो रही है, बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, ये बैकवर्ड स्लिपिंग का केस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक केस में जब आपकी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन 2πr होती है तो आपका जो व्हील होता है वो फॉरवर्ड स्लिप होता है, और अगर आपकी डिस्टेंस लेस देन 2πr होती है तो उस केस में आपका जो व्हील है या जो स्फीयर है, जो डिस्क है, वो बैकवर्ड स्लिप होता है। तो इसका एग्जांपल है कि कार चलाते टाइम जब आप ब्रेक लगाते हो, और इस वाले का एग्जांपल है कि जब आपकी कार कीचड़ में फंस जाती है। तो ये दो एग्जांपल दे करके मैंने तुम्हें बताया कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है 1 रोटेशन के बाद ग्रेटर देन 2πr कब होगा, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द सेंटर ऑफ मास जो है 1 रोटेशन में लेस देन 2πr कब होगा। ये दो केस हो गए। अभी सपोज करो कि इस केस की बात करो, फर्स्ट वाले की, तो क्या इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा r होगा? क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस 2πr से ज़्यादा है। वो तभी हो पाएगा ना जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन ओमेगा r हो, अदरवाइज कैसे हो पाएगा। तो 1 रोटेशन में तो टाइम आपका 2π/ω लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जैसे कि क्या हो रहा है, आपका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो ओमेगा r नहीं है। अगर ओमेगा r होगा ना, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा r होगा ना, तो आपकी डिस्टेंस जो है 1 रोटेशन में 2πr होगी ही होगी, ये याद रखना। लेकिन अगर आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ग्रेटर देन ओमेगा r है तो आपका ये केस बनेगा कि डिस्टेंस भी आपका ग्रेटर देन 2πr होगा। अगर आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेस देन ओमेगा r है तो आपका डिस्टेंस मूव्ड आफ्टर 1 रोटेशन लेस देन 2πr होगा। तो फर्स्ट केस में फॉरवर्ड स्लिप करेगा चक्का और सेकंड केस में बैकवर्ड स्लिप करेगा चक्का। आई बात समझ में? और जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा r है तो स्लिपिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं तीनों केस एक बार लिख देता हूँ, दैट कि VCM अगर ग्रेटर देन ओमेगा r है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड लिख लेना तुम भी, फॉरवर्ड स्लिपिंग। अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेस देन ओमेगा r है तो बैकवर्ड स्लिपिंग, और अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा r है तो नो स्लिपिंग। ये 3 केस आपको याद रखना है। मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग अगर होगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड, बैकवर्ड स्लिपिंग अगर होगा तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड, और नो स्लिपिंग होगा तो नो फ्रिक्शन। तो इस तरह से 3 केस हमने बनाए और आपको उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4, और देखते हैं उसमें हमें क्या सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्पीड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट t इज दिस। अब इसे डिराइव करके बताता हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे सपोज करो, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सपोज करो कि जो आपकी सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी है VCM, और ये जो ओमेगा से इस तरह से रोटेट कर रहा है। अभी आपको एक पॉइंट लेना है सर्कमफेरेंस पे, वो कहीं भी ले सकते हो। तो सपोज करो कि वो पॉइंट जो है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है, और ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा एंगल। अभी इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें चाहिए और देखना है कि इतना आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो मान लो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने सपोज थोड़ी देर के लिए यहाँ ओमेगा r लेकर के चला है। तो ये जो पॉइंट P है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी?
तो p की वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या करना होगा, तो ट्रांसलेशनल वाली वेलोसिटी को और रोटेशनल वाली वेलोसिटी को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और रोटेशनल वेलोसिटी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है कंबाइंड में। तो यहाँ पर देखो कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी किस तरफ है, तो ध्यान दो, तो ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आगे की तरफ है VCM, ठीक है, और रोटेशनल वेलोसिटी इसके टेंजेंशियल ऐसे होगा ओमेगा आर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट या वेक्टर एडिशन जो होगा वही आपका p का वेलोसिटी दे देगा। तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ और कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, आसान हो जाएगा। देखो जैसे सपोज करो कि इस ओमेगा आर की दो कंपोनेंट्स होगी, एक ऊपर और एक इस तरफ, ठीक है, ये वेक्टर में तुमने पढ़ा है। और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। कैसे वो समझ जाना भाई, यहाँ पे देखो ये थीटा है ना z से, ये थीटा है अल्टरनेट एंगल, तो ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा 90 है, इसका मतलब कि इधर थीटा आना चाहिए। तो इस तरफ आ जाएगा ओमेगा आर कॉस थीटा और ऊपर की तरफ आ जाएगा ओमेगा आर साइन थीटा। और आगे कितना वेलोसिटी है VCM, मतलब कि वेलोसिटी अलोंग x कितना हो गया, वेलोसिटी अलोंग x हो गया VCM आई कैप माइनस ओमेगा आर कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। या डायरेक्ट वेक्टर में नहीं जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये x में आ गया, y में कितना वेलोसिटी आ गया, y में आ गया ओमेगा आर साइन थीटा, है ना। अभी हमने VCM को ओमेगा आर लेके चला है ना, VCM को ओमेगा आर लिया है, तो तुम Vx को ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा आर और 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो चलो टोटल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P कितना आ जाएगा, टोटल वेलोसिटी ऑफ P पॉइंट आ जाएगा V अलोंग x, दैट इज ओमेगा आर 1 माइनस कॉस थीटा अलोंग आई कैप प्लस ओमेगा आर साइन थीटा अलोंग जे कैप, ठीक है। अभी इसका रिजल्टेंट चाहिए, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो सिंपली क्या कर देंगे, VP इक्वल्स टू ओमेगा आर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ओमेगा आर साइन थीटा होल स्क्वायर का रूट। अब यहाँ दोनों जगह से ओमेगा आर आ जाएगा बाहर, कॉमन है ना, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और उधर कितना है, उधर है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और पहले से 1 था वहाँ पर तो ऐड होके 2 हो जाएगा। सो ओमेगा आर रूट अंडर 2 और कॉमन निकाल लो 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर इंटू रूट अंडर 2, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कहने का मतलब कि आपका जो VP का वैल्यू है वो आ चुका है ओमेगा आर, और उधर से 2 हो गया रूट 2 ओमेगा आर साइन थीटा अपॉन 2। अब बोलोगे सर ये जो आया है ये दोनों तो सेम है नहीं, अरे यार थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी तो होता है ना, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिखते हैं ना हम लोग, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था। तो VP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 ओमेगा आर साइन थीटा अपॉन 2, दैट इज साइन ओमेगा टी अपॉन 2। इस तरह से तुमने देखा कि अगर तुम्हें ओमेगा पता है, टाइम पता है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। या थीटा भी, एंगल भी पता है, लेकिन एंगल कहाँ से लिया वो ध्यान रखना है। एंगल मैंने इस पॉइंट से लिया है इधर की तरफ। अगर मान लो तुम्हें एंगल थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री दिया रहे तो तुम यहीं से स्टार्ट करना ऐसे, तब जा करके इस फॉर्मूला को लगाना। वैसे अगर यहाँ से एंगल स्टार्ट करते हैं ना तो वो फॉर्मूला बदल के हो जाता है 2 ओमेगा आर कॉस थीटा अपॉन 2, याद रखना मेरी बात। तो इस वजह से तुम्हें जो एंगल लेना है यहाँ से लेना। अगर 120 दिया हुआ है मतलब कि ऐसे लेना है 120, ठीक है। अगर तुम 120 यहाँ से लोगे ना तो तुम्हारा फिर फॉर्मूला ये वाला नहीं लगेगा, क्लियर है। उसके लिए तुम्हारा लगेगा 2 ओमेगा आर साइन थीटा बाई 2 लगेगा। तो इस वजह से ध्यान रखना इस बात को कि इस फॉर्मूला को अगर लगाना है तो एंगल तुम्हें यहीं से लेना है, इसी पॉइंट से लेना है, ठीक है ना।
ये हो गया। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है दैट कि द पाथ ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज अ साइक्लॉइड। ये तो शुरू में बताया कि जो पॉइंट यहाँ ए है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचा, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर वापस घूम के यहाँ आ गया। तो ये एक पाथ ड्रॉ करता है धीरे धीरे जाते हुए। सारे पॉइंट्स को मिला दो, इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स है सबको मिला दो, तो आपको एक पाथ मिलेगा A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4 और A4 से A5। इस तरह से ये पाथ मिला है, तो इस पाथ को बोला गया साइक्लॉइड। साथ ही साथ अगर इस पाथ की दूरी जो डिस्टेंस चाहिए आपको, तो ये जो पूरा पाथ इस तरह से बना है ना, इस पाथ की डिस्टेंस होती है 8r। ये कैसे आता है मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि तुम्हें अगर वेलोसिटी ऑफ ए चाहिए, तो अभी तुमने निकाला ना एक फॉर्मूला दैट कितना 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी अपॉन 2, ये अभी किया तुमने, ठीक है। किसी पॉइंट की वेलोसिटी इससे आ जाती है। सो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये वाली है 2 ओमेगा आर साइन थीटा अपॉन 2। तो इस वेलोसिटी से हमें ए की भी वेलोसिटी पता चलेगी। तो चलो ए की वेलोसिटी हमने लिख दी 2 ओमेगा आर साइन थीटा अपॉन 2। अब बताओ कि ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है क्या? नहीं, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो इसमें देखो 2 कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, लेकिन टाइम तो कांस्टेंट नहीं है ना। टाइम की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट थोड़ी है यार, टाइम तो चेंजिंग है। टाइम तो यहाँ पर तुम्हारा बदलेगा, तो टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ए की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो इस वजह से यहाँ पर तुम अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि स्पीड इनटू टाइम कर दिया डिस्टेंस आ गया, नहीं कर सकते तुम, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा तरीका होगा? तो देखो क्या तरीका होगा। एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है, एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल एज्यूम करना है, ठीक है, और उस टाइम इंटरवल में तुम्हें ए की डिस्टेंस निकाल देनी है स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूला से। तो अब तुम बोलोगे कि सर वहां पे कैसे स्पीड कांस्टेंट हो गया जो आप लगा दिए सर, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो एक्चुअल में वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है, वो टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि उस टाइम इंटरवल में इसका जो चेंज होगा ये बहुत कम होगा। इस वजह से जो वेलोसिटी है उसे हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। उस टाइम इंटरवल को इतना छोटा लेना है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो उस समय के लिए कांस्टेंट हो। तो मान लिया dt टाइम में हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, चलो ds इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा छोटा आएगा। सो ds इक्वल्स टू स्पीड हो गया 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी अपॉन 2, ये हो गया डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लिया है dt। अब इसी तरह के बहुत सारे कार्य बहुत सारे करने हैं और सबको ऐड कर देना, मतलब इंटीग्रेट कर देना। अभी अगर आप क्लास 11th में तो हो सकता है इंटीग्रेशन समझने में दिक्कत आए, बट ऐसा समझो कि ds जो निकाला वो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, a पॉइंट है ना, ये जो a पॉइंट है ये इस तरह से पाथ बना करके यहाँ पहुँच रहा है। तो ये ds जो है ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है। अगर इसी तरह के बहुत सारे स्मॉल इंटरवल्स एज्यूम करते गए और उन सबको जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो उसी को बोला गया कि इंटीग्रेट कर दिया। तो चलो इंटीग्रेट किया जाए। तो देखो इंटीग्रेट करने पर तुम्हें टोटल डिस्टेंस s जो है यहाँ मिल जाएगा, s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds, जिसमें कि आपका कांस्टेंट कौन कौन है, 2 ओमेगा और r कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में कौन जाएगा, साइन ओमेगा t अपॉन 2 dt। और इसकी लिमिट क्या होगी, तो लिमिट होगी 1 रोटेशन की, मतलब कि 0 से लेकर के 1 टाइम पीरियड t तक, ठीक है। अभी 1 टाइम पीरियड t में t की वैल्यू मैंने बताई, क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड फॉर 1 रोटेशन इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो यहाँ पर 0 से लेकर के t तक अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा टोटल डिस्टेंस थ्रू आउट दी पाथ साइक्लॉइड में जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो दैट कि तुम क्या करोगे, s इक्वल्स टू, अब देखो लेट एज्यूम कर लो, अभी इंटीग्रेशन हो सकता है तो मैं नहीं आता हूँ इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, दैट कि लेट ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा, ऐसा मान लिया। अब दोनों तरफ थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएशन दे दिया। सो ओमेगा 2 कांस्टेंट है और dt अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू 1, डी थीटा अपॉन डी थीटा 1।
तो यहाँ से तुम्हें dt के जगह पर तुम लिख पाओगे 2/ओमेगा इंटू डी थीटा, ये तुम लिख पाओगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि वो वाला इक्वेशन बन जाएगा 2ωr साइन ओमेगा t/2 थीटा और dt के जगह पर 2/ओमेगा डी थीटा। अभी 2/ओमेगा बाहर निकाल दो, एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r और इंटीग्रेशन में बचेगा साइन थीटा डी थीटा। अभी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन तो तुम्हें आना चाहिए, कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 4r माइनस कॉस थीटा और थीटा के जगह पर फिर से वापस से ओमेगा t/2 रख दो और लिमिट 0 से लेकर के t मतलब कि 2π/ओमेगा तक पुट कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4r, ये हो जाएगा माइनस कॉस ω/2 और टाइम का वैल्यू हो गया 2π/ओमेगा, फिर माइनस लगा करके, तो पहले से माइनस था इसीलिए प्लस हो गया कॉस 0। इतना करने के बाद कॉस 0, इतना करने के बाद तुम्हारा जो वैल्यूज़ है उसे रख दिया है। अब इसे सॉल्व करो, सो 4r माइनस कॉस 2 कैंसिल, ओमेगा कैंसिल, कॉस पाई प्लस कॉस 0। अब देखो तुम यहाँ पे तुम्हारा जो कॉस पाई है वो -1 होता है, पहले से माइनस है, सो 1 और कॉस 0 1 मीन्स 1 + 1 2 8r। तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आया ना 8r। तो यहाँ पढ़ो अब कि द पाथ ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस इज अ साइक्लॉइड, ये पाथ जो है साइक्लॉइड है, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस पॉइंट इन वन फुल रोटेशन इज 8r। समझ गए? तो एक बार फिर से देख लेना दैट किस तरह से हमने किया है, कैसे इंटीग्रेशन का लिमिट रखा है, किस तरह से वैल्यूज रखे, किसको इंटीग्रेट किया गया है, किस इक्वेशन को क्यों इंटीग्रेट किया गया है और डायरेक्टली हम लोग क्यों नहीं लगा पा रहे थे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये सारी बातें हमने पॉइंट नंबर 5 में की। अभी तक का सबसे अहम और समझने वाला टॉपिक यही था। और इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो तुम्हारा 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर है और सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 3 ही इंपॉर्टेंट है और बाकी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अगर क्वेश्चंस बनाना होगा तो सारे पॉइंट्स यूज़ होंगे। बट 3 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले रोलिंग मोशन में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं, है ना। और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, है ना, और प्लस किस तरह से देखा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन रोटेशनल मोशन को मिला करके, तो ये सारा इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं, एक लास्ट पॉइंट है जो कि पॉइंट नंबर 6 है। ठीक है, बहुत आसान है ये, ध्यान से समझना कि x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट एट एनी टाइम t इज, मतलब कि किसी भी टाइम t में अगर जो बॉटम पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पर है O और ये घूमा, इस तरह से घूमा मान लो ओमेगा से, है ना, और साथ ही साथ आगे भी गया v से, ये घूम करके यहाँ पहुँच चुका है p पे। तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है O, ये जो पॉइंट है यहाँ से कहाँ पहुँच गया P पे। तो अब इसकी कोऑर्डिनेट बताओ और ओरिजिन मान लो इस O को 0,0। ठीक है, आफ्टर टाइम T। तो T टाइम में ये कितना आगे जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना आगे जाएगा, पॉइंट नहीं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये आगे जाएगा कितना, स्पीड इनटू टाइम से लिख दिया S इक्वल्स टू VT। नेक्स्ट कि अगर ये R है, ये कितना R है, तो ये होना चाहिए R साइन थीटा और ये होना चाहिए R कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पर PQ की वैल्यू मिलेगी R साइन थीटा और आपको CQ की वैल्यू मिलेगी R कॉस थीटा। अगर आपको OM की वैल्यू चाहिए तो OM की वैल्यू है VT। अच्छा चलो भाई, अच्छा अगर आपको OP की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप OM में से QP घटा दो या PQ घटा दो, दोनों एक ही है। तो OM यहाँ से लेके यहाँ तक और PQ यहाँ से लेके यहाँ तक घटाओगे तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस आ जाएगा ना। मतलब कि ये जो OP है ये एक्चुअल में क्या x कोऑर्डिनेट है पॉइंट की। तो OM हो गया आपका VT माइनस PQ कितना हो गया R साइन थीटा। उसी तरह से अगर आपको मान लो कि MQ की वैल्यू चाहिए, तो MQ की वैल्यू अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, CM में से QC घटा दोगे। तो ये जो MQ ऊंचाई है ना, तो ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट। तो CM आपका कितना है, CM आपका है R और QC आपने निकाला या CQ आपने निकाला R cos थीटा। सो ये R कॉमन ले लिया, सो R कॉमन लिया 1 माइनस को, तो आ तो गया आपका x कोऑर्डिनेट भी आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ चुका है। x कोऑर्डिनेट कितना है,
एक्स कोऑर्डिनेट है, पी की जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ चुकी हैं और वो है vt माइनस आर साइन थीटा कॉमा आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो पॉइंट्स है ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो ये हो गया एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट एट एनी टाइम टी। कैसे निकाला जाए, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का पूरा लेक्चर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया होगा। टोटल 6 पॉइंट्स हमने केवल और केवल कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पे ही डिस्कस किए हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी दिया जाएगा। और कोई और अदर टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उसे भी लिखना, मैं उस पर भी अलग से वीडियो लेक्चर्स बना करके आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये रोटेशनल मोशन का लेक्चर्स कुछ और दिनों तक चलेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और विश यू ऑल द बेस्ट एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।